नमस्कार दोस्तों, अपराध के इस दलदल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एमबी यानी कि मस्तान भाई सब जात वाला एक अपराधी हूँ और मेरे द्वारा किए अपराध के सिलसिलेवार किस्से सुनाता हूँ। कई दिनों के इंतजार के बाद अगली मुलाकात में मैं और रिंटू के साथ उस बड़े माफिया, बाहुबली या राजनेता आप जो कहें कि घर जाकर हुई। रिंटू ने उस माफिया से मेरा परिचय ये बोलकर कराया कि ये अपना भाई है, इसे आपके दर्शन करने थे इसलिए ले आया। उसने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से मेरे पीठ पर हाथ रखकर मेरा स्वागत किया और आगे बढ़ गए। उतने से मेरा सीना और चौड़ा हो गया। वहां और भी कई बड़े बड़े माफिया दिखने वाले लोग और उनके लड़के खड़े थे। नए लड़के इसी तरह से बिगड़ जाते हैं। अरे भाई ने इतना सम्मान दिया, सबके सामने इतनी इज्जत दी, लेकिन वो इज्जत नहीं, नए रंगरूटों को फंसाने का जाल होता है, ट्रैप। मैं भी लगभग फंस गया। काश उस दिन मैं रिंटू के साथ गया ही न होता। खैर, मैं उस दिन के बाद अक्सर वहां जाने आने लगा। कभी किसी नए विद्यार्थी का कॉलेज में नामांकन के लिए भाई जी से लेटर लिखवाना, तो कभी विश्वविद्यालय में कोई और सिफारिश। मेरा काम एकदम हो जाया करता। उसके बदले कुछ पॉकेट खर्च भी निकल जाया करता था। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लगभग सभी स्टाफ अब मुझे भाई जी के खास आदमी के नाम से जानने लगे थे। सो अब मुझे लेटर लिखवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मेरे चले जाने भर से छोटा मोटा कोई भी काम हो जाया करता। मेरे सीने की चौड़ाई और मेरी चाल में अकड़ और बढ़ती चली गई और मैं भाई का खास आदमी हूँ। अरे मैं तो भाई का खास आदमी हूँ। एक दिन कॉलेज सस्पेंड था तो मैं दरबार यानी भाई जी के घर चला गया। उन्होंने पूछा कोई काम है? मैंने मुंडी हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा नहीं भाई जी, बस आपसे मिलने चला आया। उन्होंने भी मुस्कुराहट के साथ मुंडी हिलाई और आगे बढ़कर वहां खड़े लोगों से बातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद उनका काफिला कहीं जाने को निकलने वाला था। तैयारी देखकर ऐसा लग रहा था। कई राइफलधारी, गनर, भाई के गार्ड्स। फिर भाई जी अचानक अपने गाड़ी की तरफ बढ़ते चले गए। बढ़ते हुए उन्होंने मुझसे भी पूछा फ्री हो? मैंने तुरंत कहा जी भाई जी। उन्होंने कहा बैठ जाओ किसी गाड़ी में, एक जगह चलना है। मैं खुशी खुशी उनके पीछे वाली गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जगह वहां मिली जहां उनके बॉडीगार्ड लोगों का सीट था। गाड़ी चल निकली रफ्तार से। पूरा काफिला लगभग 7-8 गाड़ियों का था। हम बीच हाईवे पर चल रहे थे, तभी भाई जी ने अचानक गाड़ी रोकने का इशारा किया होगा। गाड़ी की ब्रेक लगी एकदम से। सभी फटाक फटाक उतरे। मैं भी भागकर बाहर आया। एक ग्रामीण चौक था जहां छोटे मोटे दुकानें थी। असल में वो एक भुट्टा की दुकान देखकर भाई जी ने कहा देखो इसका भुट्टा खाने लायक है। इतना बोलकर भाई जी सड़क किनारे पेशाब करने चले गए। मैं पीछे पीछे उनके साथ था, एकदम छोटे भाई की तरह। कुछ लोग भुट्टा वाले के पास भुट्टा साफ सुथरा बनाने के लिए गए। वहां कुछ लोग भाई जी को पहचान गए। थोड़ी देर में भीड़ जमा होने लगी। भाई जी के लिए कुर्सी लेकर एक दुकानदार आया। भाई जी ने भुट्टा खाया, चाय और सिगरेट पिए, फिर काफिला आगे बढ़ चला। चलते समय भाई जी ने पूछा कहाँ बैठे हो? मैंने कहा पीछे वाली गाड़ी में। उन्होंने कहा इस गाड़ी में बैठ जाओ। शायद उन्होंने देख लिया था कि मैं गार्ड वाले सीट पे बैठा था। खैर, इज्जत और बढ़ गई। भाई जी ने मेरी मुस्तैदी देख ली थी, शायद इसलिए। थोड़ी देर बाद हम एक बाहुबली के घर पहुंचे। वहां उनके बच्चे का जन्मदिन का उत्सव था। खूब जलसा चल रहा था। बकरे कटे थे, बेधड़क दारू और बियर चल रहा था। सभी लोग खा पी और नाच गाना करने में मशगूल थे। भाई जी अंदर उनके घर में चले गए। मेरा मन था थोड़ा पीने का, लेकिन अपनी इज्जत के लिए पहली बार में इतना खुलना ठीक नहीं है। पता नहीं भाई जी क्या सोचेंगे। वैसे मैं भी एक आध गिलास से ज्यादा नहीं पीता था। उनके निजी अंगरक्षक और मैंने खाना खाया, लेकिन पिया नहीं। भाई जी भी नहीं पीते थे। वहां पंडाल में बाई जी का नाच चल रहा था। सो एक आध घंटा बैठने और 50,000 के आसपास की नोटों की एक गड्डी रही होगी को एक साथ हवा में उड़ाने के बाद भाई जी अचानक उठे और चलने का इशारा किया। सभी भाग भाग कर अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़े। वहां बड़े बड़े माफिया और बाहुबलियों के आने जाने का सिलसिला चल रहा था। शाम हो गई थी लगभग। गाड़ी में बैठने के बाद बातें चल रही थी। तभी भाई जी ने पूछा गोविंद, तुमने खाना खाया ठीक से? जी भाई जी, मैंने कहा। उन्होंने कहा
और पिए कि नहीं? मैं थोड़ा झेपते शर्माते हुए कहा, नहीं भाई जी, मैं नहीं पीता। उन्होंने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या बात कर रहे हो, तुम नहीं पीते? तभी एक बॉडीगार्ड ने कहा, हाँ सच में भाई जी, इसने नहीं पिया। भाई जी ने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। मैं थोड़ा शर्मा रहा था। इन्हीं बातों के बीच गाड़ी उनके घर पहुंच गई। लगभग सभी लोग जो और गाड़ियों में थे भाई जी से इजाजत लेकर निकल रहे थे, गार्ड्स अपने अपने क्वार्टर की तरफ। मैं थोड़ा संशय में था कि क्या करूं, हॉस्टल किसी दोस्त के कमरे पर चला जाऊं या क्या करूं। मेरे संशय को भाई जी ने तुरंत भांप लिया। तुम कैसे जाओगे? मैंने कहा, देखता हूं भाई जी, किसी दोस्त के हॉस्टल के रूम में रुक जाऊंगा या घर चला जाऊंगा रात वाली ट्रेन से। उन्होंने कहा, मनियारी जाना है? वो ट्रेन तो बहुत देर से आती है। थोड़ी देर सोचने के बाद अपने ड्राइवर को बोले, अरे कुंदन, इसको घर छोड़ाओ। कुंदन ने तुरंत कहा, जी भाई जी। मैंने कितना भी उनसे कहा कि मैं चला जाऊंगा, फिर भी भाई जी ने बोला, छोड़ के आओ इसको। मैंने भाई जी के पैर छुए और सकुचाते हुए धीरे से गाड़ी में आगे बैठ गया। कुंदन, उनका ड्राइवर, तूफान की गति से गाड़ी चलाता है। ऐसे लोगों के ड्राइवर में अलग तरह की अकड़ रहती है। कुंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जी तुम्हें बहुत मानते हैं। इतना काहे मानते हैं? तुम कोई रिश्तेदार हो क्या? वो भी किसी नए लड़के के लिए? शायद ही कभी ऐसा किया होगा। तुम्हें बहुत मानते हैं भाई। मैं केवल उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। बातों बातों में गाड़ी मेरे गांव के रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई थी। मैंने कुंदन से कहा, भाई गाड़ी यहीं रोक दे। उसने ब्रेक लगाते हुए बोला, क्यों? भाई जी ने कहा है घर पर छोड़ के आना। मैंने कहा, आ गया घर, यहीं से थोड़ी दूर पर है। लेकिन वो मेरे घर से थोड़ा दूर था। मैं चला जाऊंगा, आगे कच्ची सड़क है, गाड़ी में कीचड़ लग सकती है। उसने कहा, भाई जी से मत बोल देना कि रास्ते पर छोड़ आया हूँ, और हंसने लगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भाई, तुम आराम से जाओ। वास्तव में मैं उसे अपने दरवाजे घर तक नहीं ले जाना चाह रहा था। इसके पीछे 3 मुख्य वजह थी। एक, पिताजी जल्दी सो जाते हैं, उनको उठना पड़ेगा कि अचानक इतनी बड़ी गाड़ी दरवाजे पर कैसे आ गई, वो भी रात को। दूसरा, मेरा घर फूस झोपड़े का था, लाज के मारे मैं उसे दिखाना भी नहीं चाह रहा था। और आखिरी बात कि आखिर वो लोग ठहरे तो माफिया ही, आगे भविष्य में कोई ऊंच नीच हुआ तो किसी दिन तक मेरे घर पर धमक जाएंगे तब। आखिर मेरा भी दिमाग अपराधियों की तरह अब चलने लगा था, क्योंकि संगत का असर तो होता ही है। अगले दिन सुबह सुबह स्मार्ट बनकर मैं समय से भाई जी के दरबार में हाजिर हो गया। ये अंदेशा लगा रहे कि कहीं जाना पड़ा तो भाई जी खोज सकते हैं। 10 साढ़े 10 तक मैं उनके बंगले पर पहुंच गया था। उनके घुटने तक हाथ बढ़ाकर प्रणाम किया और उनसे थोड़ी दूर होकर उनकी नजर में खड़ा हो गया। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी, ठेकेदार, बदमाश, हर तरह के लोग। कुछ देर चाय नाश्ता चलने के बाद भाई जी ने अपने पास बुलाकर और कंधे पर हाथ रखकर कुछ समझाते हुए एक सील बंद लिफाफे में एक पत्र दिया और बोला कि इसे प्रोफेसर चितेश्वरी बाबू को उनके आवास पर प्रोफेसर कॉलोनी में जाकर उनके हाथों में ही देना। अगर वो ना मिले तब इस पत्र को लेते आना, और मिल जाए तो पत्र को हाथ में देकर निकल जाना। और हाँ, उनके परिवार के किसी और सदस्य को नहीं देना। मैं तत्परता से मुंडी हिलाते हुए कहा, जी भाई जी। मैं खुशी खुशी निकल रहा था, तभी रिंटू वहां आ धमका, जस्ट अभी अभी। सो मैंने उसकी बाइक RX 100 ले ली, जिसको उसने खूब टिप टॉप बना रखा था। पहले तो वो खटारा दिखती थी, लेकिन चलती ऐसे थी जैसे मक्खन। मैंने बाइक को हवा में लहरा दिया। कुछ समय के बाद मैं प्रोफेसर के क्वार्टर के सामने पहुंच गया था। मैंने घंटी बजाई तो एक सुंदर लड़की निकली। उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसने शर्माते हुए पूछा, किससे मिलना है? मैंने भी हल्का शर्माते हुए कहा, सर से। ये वही लड़की है जिसे देखने के लिए मैं घंटों रोज इंतजार करता था कॉलेज के शुरुआती दिनों में। शायद वो मेरा क्रश थी। क्रश क्या होता है ये बात अब समझ में आई। पहले तो हम उसे मन ही मन वाला प्यार समझते थे, अपनी चाहत समझते थे। शुरू शुरू में तो नहीं, लेकिन कुछ एक महीनों के बाद उसने भी हल्का सा मुस्कुराया था। बात आई गई, खत्म हुई। मैं अपनी औकात और घर की परिस्थितियों की वजह से आगे नहीं बढ़ सका जानबूझकर। इतने दिनों बाद आज जब मैं अचानक उसके घर पहुंच गया था, तब उसे लगा होगा शायद कि मैं किसी बहाने से उससे मिलने की तरकीब ढूंढ रहा था। इसलिए उसने आज पहली बार खुलकर मुस्कुरा दिया था।
मेरे भी मिजाज का मौसम बिल्कुल बदल गया। कुछ देर के लिए लगा किसी और दुनिया में चला गया हूँ मैं। लेकिन तुरंत ही उसके पापा प्रोफेसर चितेश्वरी बाबू आ गए। उन्होंने बड़े कड़े और सधे हुए लहजे में पूछा, कौन हो और क्या काम है? तब मैंने बड़ी शालीनता से वो पत्र जो एक बंद लिफाफे में था उनको पकड़ा दिया। वो पत्र लेकर शायद अपना चश्मा लाने के लिए घर के अंदर चले गए। मुझे तब तक बैठने को कहा। मैं खुशी खुशी बैठ गया। कुछ देर बाद वही लड़की एक गिलास पानी लेकर आई और मुझे देकर मुस्कुराते हुए चली गई। जाते जाते बोलती गई कि पापा ने कहा है बैठने को। मैंने भी मुस्कुराहट के साथ मुंडी हिला दिया। मैं उसके मुस्कुराने के बाद से किसी और दुनिया में चला गया था। ये ख्याल ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ और किसका पत्र लेकर आया हूँ और मुझे पत्र देकर निकल जाने को क्यों कहा गया था। प्यार का नशा ही कुछ ऐसा होता है। इस खुमारी में मैं इस बात को भूल गया था। कोई भी नौजवान भूल जाता मेरी जगह। मैं खुशी खुशी वहाँ घंटों दिनों शायद महीनों बैठ सकता था। और नशा ही कुछ और होता है। ये बात इश्क में खोया नौजवान ही समझ सकता है ठीक से शायद। खैर, मेरा तो होनी कुछ और ही इंतजार कर रही थी। भगवान कभी भी किसी को इस तरह के सपने और सुहानों पलों से बाहर न लाए। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर सामने से अचानक एक पुलिस जीप फोर्स के साथ आकर रुकी। सभी पुलिस वाले एकदम से एक्टिव थे। पुलिस वालों ने आते ही मुझ पर राइफल तान दिया। तभी प्रोफेसर साहब पूरे गुस्से से चिल्लाते हुए घर से निकलते हुए बोले, इसे गिरफ्तार कर लीजिए दरोगा जी। ये उसी माफिया का धमकी भरा खत लेकर मुझे फिर से डराने आया है, जिसमें लिखा है आप इतनी फिरौती की रकम दे दें और डिपार्टमेंट के सभी ठेके मेरे लोगों को ही मिलने दें, अन्यथा आपके जान को खतरा है। जबकि मैं कई बार बदमाश को पहले भी स्पष्ट मना कर चुका हूँ। मैं मर जाऊंगा लेकिन न तो रंगबाजी टैक्स दूंगा, न ही डिपार्टमेंट के मेंटेनेंस का कोई भी काम बोगस कंपनी को। मुझे दबाव में लाना चाह रहा है। कई बार पहले भी कोशिश कर चुका है अलग अलग तरीकों से, मगर उसे मालूम नहीं है उसका पाला किससे पड़ा है। ले जाइए इसे, मैंने ये लिखित शिकायत दे दी है इसके खिलाफ। मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। क्या बोलूं? मैं कुछ बोलना चाह रहा था पर पुलिस ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि मैं रंगे हाथों जो पकड़ा गया था और उन्होंने लिखित शिकायत जो अब एफआईआर बन जाएगी मेरे खिलाफ दे दी थी और झटके से उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया। मुझे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उस माफिया भाई का खेल। खैर, मैं सन्न था। एक तो विपत्ति आई थी, ऊपर से अभी अभी जिन सपनों को खुली आंखों से जी रहा था उनको खड़े खड़े एक पल में टूटते और बिखरते देखकर अपनी खुली आंखों से विश्वास नहीं हो रहा था। वो लड़की जिसका नाम भी मुझे अभी तक ठीक से मालूम नहीं था, एक खिड़की से मेरा पुलिस द्वारा कॉलर पकड़ कर ले जाना देख रही थी। उस पर क्या बीत रही होगी पता नहीं, लेकिन मुझ पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ मेरी आत्मा समझ रही थी। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया था जिससे मैं वहां आया था। उस गाड़ी के ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज थे, लूट, छिनतई और हत्या के मामले। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी जैसे। गांव के लोग क्या बातें कर रहे होंगे उन्हें जब ये खबर पता चलेगी। खबर अखबार में भी छप गई होगी। अब काटो तो शरीर में खून नहीं, ऐसा मालूम हो रहा था। मैं नाहक में जेल जा रहा था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था, मैं उस पत्र को लेकर आया था बिना ये जाने कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सपनों को जिंदा उजड़ते देखना क्या होता है उस वक्त मैं साफ साफ अनुभव कर पा रहा था। हे राम, इतनी गहरी वेदना के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। अगले अंक के लिए आप सभी को कैसी लग रही है और खासकर युवाओं को क्या प्रेरणा मिल रही है जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से साझा जरूर करिएगा ताकि वो कभी भी इस तरह के किसी झांसे में ना आ जाए। केवल अपने माता पिता की बातों पर ध्यान देकर अपने सुनहरे करियर पर ध्यान दें, और हाँ, प्रेम जरूर करें और प्रेम से मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपका MB सब जात वाला।